Assalamualaikum. Now we are going to start लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने लिपोप्रोटीन्स की मुख्तलिफ टाइप्स और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि लिपोप्रोटीन्स में काइलोमाइक्रॉन्स इंक्लूडेड हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लिपोप्रोटीन्स की जो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इनका वन बाय वन मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस करना है। तो आज हम लिपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे काइलोमाइक्रॉन्स का मेटाबॉलिज्म, कि उसकी जो पहली टाइप है काइलोमाइक्रॉन्स, उसका मेटाबॉलिज्म आज हम डिस्कस करेंगे। तो काइलोमाइक्रॉन्स के हवाले से पहली चीज़ ये है कि दे आर असेंबल्ड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, कि उनकी सिंथेसिस जो होती है वो इंटेस्टाइन के म्यूकोजल सेल्स के अंदर होती है। उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर। अब वहाँ पर इनकी सिंथेसिस हो रही है, तो ज़रा अगर हम सोचें तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब हमने लिपोप्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने कहा था कि एज अ होल लिपोप्रोटीन्स के दो फंक्शन हैं। एक तो ये लिपिड कंपोनेंट को वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और दूसरा ये टिश्यूज़ की तरफ उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को, और टिश्यू से अवे ट्रांसफ़र करते हैं। सो अब ये इंटेस्टाइन के अंदर बन रहा है। सो इट मीन्स ये कोई लिपिड कंपोनेंट को इंटेस्टाइन से किसी दूसरी जगह पर लेकर जाएगा, पेरिफेरल टिश्यूज़ तक लेकर जाएगा। क्योंकि अगर लिपोप्रोटीन जनरल का हमें फंक्शन आता है तो उसे काइलोमाइक्रॉन्स की साइट ऑफ ओरिजिन या साइट ऑफ सिंथेसिस समझने के बाद हमें ये फंक्शन समझने में कोई मसला नहीं होगा कि वो क्या करेंगे, कि वो डाइटरी लिपिड्स को इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होंगे। अब डाइटरी लिपिड्स कौन कौन से होंगे? तो उन डाइटरी लिपिड्स में हमारे पास आते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये चार तरह के लिपिड्स हैं जिनको काइलोमाइक्रॉन्स इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इनकी सिंथेसिस कहाँ हुई? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर। और इनका फंक्शन क्या है कि ये डाइटरी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, डाइट से आने वाले कोलेस्ट्रॉल, डाइट से आने वाले कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सोल्यूबल विटामिन, इन सब को इंटेस्टाइन से मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस किस तरह होती है, फिर इसकी डिग्रेडेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पूरा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि इसकी सिंथेसिस जो होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन से। लिपोप्रोटीन्स के अंदर हमने ये पहले कहा हुआ है कि दो चीज़ें होती हैं, एक लिपिड्स होते हैं और एक एपोप्रोटीन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लिपिड्स को ले लेते हैं, और इसका फंक्शन क्या कहा है कि हमने ये डाइटरी ट्राइसाइल ग्लिसरॉल डाइटरी लिपिड्स को इंटेस्टाइन से मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले हमारे पास डाइट से आने वाले लिपिड्स इंटेस्टाइन के अंदर होने चाहिए,
उन लिपिड्स को फिर हम प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है कि डाइट से आने वाले ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सोल्यूबल वाइटामिन। एज यू नो कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी मोस्टली डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है, लेकिन लिपिड्स की डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये लिपिड्स जब डाइट के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनकी डाइजेशन होती है, उनकी इमल्सिफिकेशन होती है। उनकी डाइजेशन के बाद जो उनकी डाइजेशन के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इन इंटेस्टाइन के सेल के अंदर चले जाते हैं। तो ये वाले जो सेल हैं ये इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, म्यूकोजल सेल, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, या जिनको हम इंटेरोसाइट्स कहते हैं। और ये मैंने एक लार्ज इंटेरोसाइट शो कर दिया है इसका पूरा मैकेनिज्म समझाने के लिए। सो पहली चीज़ क्या है कि जब डाइट से मुख्तलिफ लिपिड्स इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो उनकी वहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, उनकी वहाँ पर डाइजेशन होती है। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं फिर वो इन इंटेरोसाइट्स के अंदर चले जाते हैं। तो अब ये जो सारे के सारे इनके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होंगे वो इंटेस्टाइन के ये म्यूकोजल सेल्स के अंदर आएंगे। तो लेट्स डिस्कस। ये मैंने एक लार्ज इंटेरोसाइट बनाया तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो आए हैं ये इसके अंदर आ गए। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है उसके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स इसके अंदर आ गए। दूसरे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फैट सोल्यूबल वाइटामिन, ये सारे के सारे डाइट से आने वाले लिपिड्स आफ्टर डाइजेशन ये कहाँ एंटर हो गए? इंटेरोसाइट्स के अंदर। अब इंटेरोसाइट्स के अंदर इन लिपिड्स के साथ हमने एपोप्रोटीन्स को कंबाइन करना है और फिर काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस करवानी है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स की जो सिंथेसिस है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर होती है। तो ये अब सारे यहाँ आ गए। इस सेल को अगर मैं लार्ज करूं तो ये इंटेरोसाइट्स के अंदर आ गए। अब इंटेरोसाइट के अंदर आने के बाद इनके साथ होता क्या है कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि इस सेल के अंदर पाया जाता है। उस पर एक एंजाइम मौजूद होता है, वो एंजाइम क्या करता है कि ये जो फैटी एसिड्स आए हैं इनको ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करवा के दोबारा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है। सो आफ्टर द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थे, जो कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थे जो फैटी एसिड्स की फॉर्म में थे, तो अब कन्वर्ट किस में हो गए? फैटी एसिड कन्वर्ट हो गए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में। साथ में उसके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सोल्यूबल वाइटामिन। तो डाइजेशन हुई सबसे पहले, उसके बाद वो इंटेरोसाइट के अंदर एंटर हुए। इंटेरोसाइट के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो एंजाइम मौजूद है उसने फैटी एसिड्स के साथ ग्लिसरॉल को कंबाइन करवाया और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की सिंथेसिस करवा दी। तो अब हमारे पास इंटेरोसाइट्स के अंदर क्या मौजूद हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सोल्यूबल वाइटामिन। सो बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंटेस्टाइन से मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और ये वो हैं प्रोडक्ट्स जो अब बिल्कुल रेडी हैं कि इनको प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स बनाया जाए। लेकिन प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं? प्रोटीन्स जो हैं काइलोमाइक्रॉन के अंदर वो तो एपोप्रोटीन है, लेकिन इसके अंदर एपोप्रोटीन कौन सी पाई जाती है? क्योंकि हमने कहा था कि एपोप्रोटीन्स को उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस और सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो वो कौन सी एपोप्रोटीन है जो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर पाई जाती है? तो उस एपोप्रोटीन का नाम है एपो बी, उसकी क्लास और 48।
ApoB48, ये वो प्रोटीन है जो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। अब हमारे पास जो लिपिड कंपोनेंट है लिपोप्रोटीन का वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, लेकिन ये जो प्रोटीन है ApoB48 ये अब सिंथेसाइज अभी तक नहीं हुई। जब ये सिंथेसाइज ही नहीं हुई तो ये उनके साथ कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स नहीं बना सकेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ApoB48 की सिंथेसिस करवानी होगी, उसके बाद हम इसको कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स बनवाएंगे। अब ये चूंकि लिपिड थे और लिपिड जो सिंथेसाइज होते हैं वो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होते हैं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। सो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद एंजाइम ने फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करवाया ट्राइएसाइल ग्लिसरोल्स के अंदर। लेकिन ApoB48 एक प्रोटीन है और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सो ApoB48 की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होनी है। तो यहाँ मैं ड्रा करता हूँ एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद होंगे राइबोसोम्स, ये ब्लैक कलर के राइबोसोम और रेड कलर का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इन्होंने सिंथेसाइज कर देनी है ApoB48। तो अब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई। क्यों? इनको सिंथेसाइज किसने किया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद जो राइबोसोम्स हैं उन्होंने ApoB48 की सिंथेसिस करवाई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सिंथेसाइज होने के बाद ये जो प्रोटीन है ये जाती है गोल्जी के पास। किसके पास जाती है? गोल्जी अपरेटस के पास। ये आप पहले पढ़ते रहेंगे। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन ये होता है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवाता है। ये उसका एक फंक्शन हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो ApoB48 एक प्रोटीन है, जब ये गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी तो गोल्जी अपरेटस क्या कराता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन करवाता है। तो ये जो ApoB48 होती है ये अब कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोसाइलेटेड ApoB48। ये ग्लाइकोसाइलेटेड ApoB48 बेसिकली प्रिपेयर्ड है इन सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन करवाने के लिए। तो अब हमारे पास जो एक्टिव ApoB48 है फंक्शनल वो भी हैं, और जो दूसरे सब्सटेंसेस काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो भी अब बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन करवाकर काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस करवानी है। सो अब हम देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस कैसे होती है। ये सारे सब्सटेंसेस थे और साथ में हमारे पास ग्लाइकोसाइलेटेड ApoB48 ये भी प्रिपेयर करवा ली, और ये जो सब्सटेंसेस आए थे इनको भी हम रेडी करवा लिया। अब इन दोनों ने कंबाइन करके काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्मेशन करवानी है। लेकिन इन दोनों को आपस में असेंबल करने के लिए हमें एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन, जिसको हम MTP भी कहते हैं, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। ये माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन क्या करती है कि ये ApoB48 को इन सब्सटेंसेस पर लोड कर देती है। तो अब हमारे पास जो काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? इसके अंदर हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी हो गए, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी हो गए, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी हो गए। ये 4 चीज़ें थीं। अब इस माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन ने इस ApoB48 को पकड़ के इस पर लोड करवा दिया। सो ये हमारे पास ApoB48 भी आ गई। तो ये हमारे पास काइलोमाइक्रॉन जो है ये प्रिपेयर हो गया। तो काइलोमाइक्रॉन्स की प्रिपरेशन में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने कहा था कि इसकी जो सिंथेसिस है इसकी असेंबल
असेंबली जो है वो होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के अंदर, और इनका फंक्शन ये है कि ये डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को इंटेस्टाइन से पेरिफेरल टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनकी सिंथेसिस जब इंटेस्टाइन के अंदर होती है तो इंटेस्टाइन के जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन के अंदर हमें उसके दोनों कंपोनेंट्स चाहिए होंगे जिनसे इसकी सिंथेसिस होती है। वो कौन कौन से हैं? वो एपोप्रोटीन है और लिपिड्स हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये डाइट वाले लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करती है। सो इट मीन्स इसकी सिंथेसिस के लिए जो लिपिड्स चाहिए होंगे वो डाइट से आएंगे। जब हम लिपोप्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो तब मैंने बताया था कि इसके अंदर जो लिपिड्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल हैं, इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक्सोजीनियस भी यानी डाइट से आप लें, और एंडोजीनियस भी यानी बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस के लिए जो लिपिड्स चाहिए होते हैं वो डाइट से आते हैं। सो डाइट से जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये आ गए। अब लिपिड्स की डाइजेशन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन के अंदर। सो जब ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनकी इमल्सिफिकेशन होती है, उनकी डाइजेशन होती है, और डाइजेशन के नतीजे में जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन इंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, इंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल रेडी नहीं है, कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल कि ये एपोप्रोटीन के साथ मिलकर काइलोमाइक्रॉन्स की सिंथेसिस करवाएं। तो पहली चीज़ क्या होती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक एंजाइम मौजूद होता है जो कि फ्री फैटी एसिड्स, जो कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं ट्राइग्लिसराइड्स के, उनको ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करवा के दोबारा ट्राईअसाइल ग्लिसरोल्स की फॉर्मेशन करवाता है। जब वो एंजाइम इस पर एक्ट कर लेता है और दोबारा ट्राईअसाइल ग्लिसरोल बन जाते हैं, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं, तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं कि इनके साथ एपोप्रोटीन्स को कंबाइन करवा कर काइलोमाइक्रॉन्स बनवा लिए जाएं। लेकिन एपोप्रोटीन की सिंथेसिस अभी तक नहीं हुई। एपोप्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व है? ApoB48। अब सबसे पहले इस ApoB48 की सिंथेसिस होना ज़रूरी है। ये चूंकि प्रोटीन है और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स, जो कि मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स ने इस ApoB48 की सिंथेसिस करवानी है। आफ्टर सिंथेसिस ये गोल्जी अपरेटस के पास जाती है, और गोल्जी अपरेटस जो है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवाता है, यानी इसकी ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है। तो ग्लाइकोसाइलेटेड ApoB48 प्रिपेयर हो जाती है, जो कि अब इन सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करवा के काइलोमाइक्रॉन्स बनवा सकती है। लेकिन इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए एक और प्रोटीन चाहिए, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफर प्रोटीन। वो क्या करती है कि वो इस ग्लाइकोसाइलेटेड ApoB48 को इन सब्सटेंसेस के ऊपर लोड करती है। तो अब ये हमारे पास जो है काइलोमाइक्रॉन्स बन गए हैं। इस काइलोमाइक्रॉन्स की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इस काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर 90% जो हैं, इस काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर 90% जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। सो जो डाइट के थ्रू आप ट्राईअसाइल ग्लिसरोज लेते हैं उनको इंटेस्टाइन से मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ तक पहुंचाने में मेजर रोल किसका है? काइलोमाइक्रॉन्स का। अगर काइलोमाइक्रॉन्स ना हो तो आप डाइटरी ट्राईअसाइल ग्लिसरोज को मुख्तलिफ पेरिफेरल टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचा सकते। अब ये जो ट्राईअसाइल ग्लिसरोज, ये जो काइलोमाइक्रॉन्स बने हैं, ये कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स के साथ अब नेक्स्ट होता क्या है? ये एक इंटेरोसाइट है और उसके अंदर हमारे पास क्या बन चुके हैं अभी? नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स। अब इस नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स के साथ मजीद क्या होना है? नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स
माइक्रॉन्स। अब ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। इसके पास जाते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। यह है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का एक फंक्शन ये भी है कि वो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं, गोल्जी वेसिकल्स जो हैं, उनकी फॉर्मेशन करवाता है। यानी इस नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स को वो वेसिकल्स के अंदर पैक कर देता है। तो आफ्टर जब ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स इस गोल्जी अपरेटस के पास जाते हैं तो ये उनको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देता है। तो वो जो वेसिकल्स हैं अब वो वेसिकल्स बन जाते हैं। नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स पहले ऐसे मौजूद थे। जब वो गोल्जी अपरेटस के पास गए तो गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो गए। अब ये जो वेसिकल्स हैं सिक्रेटरी वेसिकल, ये इंटेरोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं इनको बाहर रिलीज कर देते हैं सेल के बाहर। तो हुआ क्या कि ट्राइस जो डाइट के थ्रू लिपिड आए थे उनकी ब्रेक डाउन के बाद वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल यानी इंटेरोसाइट के अंदर एंटर हुए। इंटेरोसाइट के अंदर एंटर होने के बाद उनके साथ एपोप्रोटीन ने कंबाइन किया और वो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स बन गए। इनको नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शनली इनकम्प्लीट हैं। इनमें बाद में हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन होती है और फिर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं कि ये फंक्शनली इनकम्प्लीट हैं। ये जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इसको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करेगा और रिलीज कर देगा और फिर ये वेसिकल्स जो हैं ये इंटेरोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स को सेल से बाहर रिलीज कर देंगे। तो अब उसके बाद क्या होता है कि एक बार इनकी फॉर्मेशन हो गई इंटेरोसाइट के अंदर, वहां से ये कहाँ जाते हैं और फिर इनकी डिग्रेडेशन कहाँ होती है और यूटिलाइजेशन कहाँ होती है। सो अब इंटेरोसाइट मैंने बड़ा बनाया था तो अब मैं इंटेरोसाइट छोटा बना रहा हूँ कि ये एक ग्रीन वाला इंटेरोसाइट है। इस इंटेरोसाइट से नेसेंट काइलोमाइक्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इंटेस्टाइन से जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स का जो सिस्टम है ये थोड़ा टेढ़ा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ब्लड के अंदर नहीं जाते डायरेक्टली, पहले ये एक और सिस्टम के थ्रू जाते हैं, एक और सर्कुलेशन में जाते हैं। पहले ये एक और सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं और उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इनको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। सो इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल से ये रिलीज होने के बाद कहाँ आ जाते हैं? यहाँ इंटेस्टाइन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आ गए। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमें पता है कि ये फाइनली ड्रेन होता है ब्लड के अंदर। तो ये वाले जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये कैसे ब्लड के अंदर ड्रेन होते हैं? तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट जो कि ड्रेन हो रही होती है सबक्लेवियन वेन के अंदर। जो थोरैसिक डक्ट है जो कि सबक्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन हो रही होती है, ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं ये इस थोरैसिक डक्ट के थ्रू चले जाते हैं सबक्लेवियन वेन के अंदर और इस तरह ये ब्लड के अंदर आ गए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन के बाद ये यहाँ से रिलीज कैसे होते हैं और रिलीज होने के बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं और डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाते। लिम्फेटिक सिस्टम से फिर ये ब्लड के अंदर कैसे जाते हैं कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है थोरैसिक डक्ट। ये काइलोमाइक्रॉन उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लोट करते रहते हैं और फिर थोरैसिक डक्ट के थ्रू सबक्लेवियन वेन के अंदर आके फाइनली ड्रेन हो जाते हैं। ये है हमारे पास सबक्लेवियन वेन। तो ये इस सबक्लेवियन वेन के अंदर आकर ड्रेन हो जाते हैं।
तो अब ब्लड में आने के बाद इनके साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि ब्लड में आने के बाद इनके साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं। अभी तक ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं, यानी जो इनका ये फंक्शन है, ये अपना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये फंक्शनली इनकम्प्लीट हैं। तो अब हमारी कहानी पहुंच चुकी है ब्लड तक। तो ब्लड में इनके साथ क्या होता है, सो ये लार्जेस्ट ये एक लार्जेस्ट ब्लड वेसल है। ये उस एंडोथेलियल सेल्स, ये एक लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, मैंने ड्रा की है, और ये उसके एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो अब हमारे पास जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो इस ब्लड के अंदर आ चुके हैं। ये लिपिड कंपोनेंट है उसका, और ये साथ में ApoB48 अटैच है। तो ये ब्लड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं। तो ब्लड में आने के बाद इनके साथ क्या चेंज आती है कि ब्लड में हमारे पास एक लिपोप्रोटीन मौजूद होती है, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो इस काइलोमाइक्रॉन पर एक एहसान करती है कि इसको दो मजीद एपोप्रोटीन्स दे देती है। वो एपोप्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ApoE और ApoC2। ये दो प्रोटीन्स जो हैं ये HDL इसको डोनेट कर देता है। तो अब जो पहले नेसेंट काइलोमाइक्रॉन थे जिस पर एक एपोप्रोटीन लगी हुई थी ApoB48, अब उसके साथ ये दो मजीद एपोप्रोटीन्स आके अटैच हो रही हैं। सो ये भी इसको नीचे बनाना है, तो अभी बाद में HDL इसने दो एपोप्रोटीन इसको दे दी, दो एपोप्रोटीन। तो फाइनली ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये उसके जो लिपिड कंपोनेंट थे और उस पर ये लगी हुई है ApoB48, इस और HDL ने जो दो एपोप्रोटीन्स डोनेट की हैं, एक होगी ApoE और दूसरी कौन सी हो गई, ApoC2। ये C2 हो गई और ये E हो गई। तो अब जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स थे जो कि फंक्शनली इनकम्प्लीट थे, उनमें ये मॉडिफिकेशन हुई और फाइनली वो एक्टिव हो गए। अब वो उनका जो फंक्शन था वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये फंक्शनली इनकम्प्लीट थे। जब ये ब्लड के अंदर आए, ये ब्लड है और ये उसकी वेसल वॉल है, तो जब ये ब्लड के अंदर आए तो HDL ने इनको दो मजीद एपोप्रोटीन्स डोनेट की। वो एपोप्रोटीन कौन सी थी, एक एपोप्रोटीन E और दूसरी एपोप्रोटीन C2। पहले काइलोमाइक्रॉन्स जो था जिस पे सिर्फ एक ApoB48 लगी हुई थी, अब उस पर दो मजीद एपोप्रोटीन्स लग गई। एक एपोप्रोटीन कौन सी है, एपोप्रोटीन E, ये ग्रीन कलर में एपोप्रोटीन E, और ये रेड वाली कौन सी है, एपोप्रोटीन C2। तो अब जो काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फैट सॉल्युबल विटामिन जो लिपिड्स हैं वो मौजूद हैं, और उनको सराउंड किसने किया हुआ है, तीन एपोप्रोटीन्स ने। एक एपोप्रोटीन B48, ये B48, C2 और E। तो अब इनके साथ होता क्या है कि जो एडिपोज टिश्यू हैं या स्केलेटल मसल हैं या कार्डियक मसल हैं, सपोज ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, और ये है मसल। मसल तो
एडिपोज टिश्यू, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, इनके जो वाल के एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, इनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं कैपिलरी वॉल्स के जो एडिपोज टिश्यू के अंदर कैपिलरीज की वॉल के एंडोथीलियल सेल्स हैं और स्केलेटल और कार्डियक मसल में जो कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स हैं, उन एंडोथीलियल सेल्स पर एक एंजाइम जो है वो एंकर्ड होता है, एक एंजाइम वहाँ चिपका हुआ होता है। उस एंजाइम का नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, लिपोप्रोटीन लाइपेज, ये ग्रीन वाला लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये जो है एडिपोज टिश्यू हो गए, कार्डियक मसल हो गए या स्केलेटल मसल हो गए, उनकी कैपिलरी वॉल के एंडोथीलियल सेल्स पर लगा हुआ होता है। अब ये क्या करता है कि जब काइलोमाइक्रॉन्स के साथ एपो-ई और एपो-C2 लग गए, तो ये जो एपो-C2 है, ये एपो-C2 एक काम करती है कि इस लिपोप्रोटीन लाइपेज को जाके एक्टिवेट कर देती है। नॉर्मली वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब एपो-C2 काइलोमाइक्रॉन्स के साथ लगती है तो ये एपो-C2 इस लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है। एंड एज द नेम इंडिकेट्स लिपोप्रोटीन लाइपेज, सो इसके अंदर लिपोप्रोटीन के अंदर जो लिपिड्स होंगे, जो ट्राईअसाइल ग्लाइसरोल्स होंगे, उनकी ये लिपोलाइसिस करवाएगा, उनको ये ब्रेक डाउन करवा देगा। सो अब ये लिपोप्रोटीन लाइपेज फिर इस काइलोमाइक्रॉन्स पे एक्ट करता है और यहाँ से फिर ट्राईसाइल ग्लिसरोल्स पे एक्ट करता है, उनकी ब्रेक डाउन कराता है, तो ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो राइट नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू कि जब ये ब्लड के अंदर आ गए, तो ब्लड के अंदर आने तक अभी ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स हैं। जैसे ये ब्लड के अंदर आते हैं तो ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं, ये मज़ीद 2 एपोप्रोटीन्स डोनेट करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स को। उन एपोप्रोटीन्स का नाम क्या है? एपोप्रोटीन ई और एपोप्रोटीन C2। ये एपोप्रोटीन ई और एपोप्रोटीन C2 ये जाकर कंबाइन करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर, और वो काइलोमाइक्रॉन्स जो नेसेंट था अब वो मज़ीद नेसेंट नहीं रहता, अब वो बिल्कुल फुल मैच्योर है, एक्टिव है। तो जब एपोप्रोटीन ई और C2 अटैच हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर ये जो C2 एपोप्रोटीन है, एपोप्रोटीन C2, ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को जाके एक्टिव करती है, जो कि एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल और कार्डियक मसल की कैपिलरी वॉल की एंडोथीलियल सेल्स पर एंकर्ड होता है। जब ये उसको एक्टिवेट करती है तो वो इस काइलोमाइक्रॉन्स पर एक्ट करता है, और इस काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर जो ट्राईअसाइल ग्लिसरोल मौजूद होते हैं, उन ट्राईअसाइल ग्लिसरोल्स को ब्रेक डाउन करवा के ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है, और ग्लिसरोल और फैटी एसिड जो हैं वो काइलोमाइक्रॉन से अलग हो गए। अब ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स, इनका क्या होता है? जब ये काइलोमाइक्रॉन से अलग हो गए तो इनका क्या होता है? तो ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स या चले जाते हैं एडिपोज टिश्यू में स्टोरेज के लिए, या फिर ये चले जाते हैं स्केलेटल और कार्डियक मसल के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये जो फैटी एसिड्स आए हैं, इनके आगे फंक्शन होते हैं कि या अगर ज़्यादा है तो ये एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपिड्स की फॉर्म में स्टोरेज के लिए चले जाएंगे, और या फॉरेन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड हैं तो मसल, कार्डियक मसल हो गया या स्केलेटल मसल हो गया, उनके अंदर ये चले जाएंगे और एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूटिलाइज हो जाएंगे। ये जो ग्लिसरोल है, इस ग्लिसरोल का क्या होता है? ये ग्लिसरोल चला जाता है लीवर के अंदर। ग्लिसरोल को अपटेक करता है लीवर। जब लीवर इसको अपटेक कर लेता है ग्लिसरोल को, तो ये इसको कन्वर्ट करा देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लिसरोल से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉर्मेशन जब फॉर्म हो जाता है तो फिर ये आगे 2 पाथवेज में चला इन्वॉल्व हो सकता है कि लीवर इसको यूज़ करके 2 चीज़ें बना सकता है, या ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में चला जाएगा और न्यूली ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएगा, या ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है लीवर इसको यूटिलाइज करके लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा। एक पाथवे क्या है कि ये लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए,
दूसरा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए। अब ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है ये लीवर की जो कैपिलरीज हैं उनके एंडोथेलियल वॉल्स पे नहीं होता। सो फिर लीवर के अंदर ये काइलोमाइक्रॉन्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है, तो उनकी जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं उन पर एक स्पेशल अलग से लाइपेज मौजूद होता है, उसको कहते हैं हम हिपैटिक लाइपेज। उनका कौन से मौजूद होते हैं? हिपैटिक लाइपेज। ये काइलोमाइक्रॉन आया नेसेंट था, HDL ने एपोप्रोटीन E और C2 इसको डोनेट किए जो कि इस पर बाइंड करने के बाद इसको एक्टिव कर देते हैं। फिर C2 ने जाके एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल की कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स पर एंकर्ड लिपोप्रोटीन लाइपेज LPL लिपोप्रोटीन लाइपेज इसको एक्टिवेट किया। जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसने काइलोमाइक्रॉन्स पर एक्ट किया और ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स को ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया। जब ग्लिसरोल और फैटी एसिड अलहदा हो गए तो अब फैटी एसिड्स को या तो एडिपोज टिश्यू अपटेक कर लेते हैं और वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, या फिर कार्डियक और स्केलेटल मसल इन फैटी एसिड्स को एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। जबकि ये जो ग्लिसरोल है, लीवर इस ग्लिसरोल को अपटेक कर लेता है और इससे कन्वर्ट करा देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को लीवर दो पाथवेज में यूज़ कर सकता है, या तो उसको यूज़ करते हुए लिपिड की सिंथेसिस करवाए, नए लिपिड्स बनवाए, या उसको यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाए, नई ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाए। तो अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि एंजाइम का जब एक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स अलहदा हो जाते हैं और ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स को फिर कौन कौन अपटेक करता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है। अब हम देखते हैं कि काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट्स क्या होते हैं, कि जब उसमें से ट्राइअसाइल ग्लिसरोल्स रिमूव हो जाएं तो उसके बाद क्या होता है। तो सपोज ये एक काइलोमाइक्रॉन है, काइलोमाइक्रॉन पर ये ApoB48 लगी हुई है, ApoC2 और ApoE। इस पर एक्ट किया लिपोप्रोटीन लाइपेज ने। जब लिपोप्रोटीन लाइपेज ने एक्ट कर लिया तो उसमें से जो ट्राइअसाइल ग्लिसरोल थे वो अब कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में, यानी वो काइलोमाइक्रॉन से तो अब निकल गए, काइलोमाइक्रॉन से रिमूव हो गए। तो अब लिपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन के बाद जो चीज़ बचेगी उसमें ट्राइअसाइल ग्लिसरोल नहीं होंगे, क्योंकि लिपोप्रोटीन लाइपेज ने उनमें से ट्राइअसाइल ग्लिसरोल से निकाल के उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट करा दिया। तो अब जो स्ट्रक्चर बचेगा जिसमें ये ApoC2 है, ये ApoE है और ये ApoB48 है। लेकिन यहाँ ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इस वाले के अंदर ये ट्राइअसाइल ग्लिसरोल्स को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ वो ट्राइअसाइल ग्लिसरोल्स नहीं होंगे क्योंकि इस पर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट कर चुका है। जब लिपोप्रोटीन लाइपेज ने एक्ट कर दिया तो ट्राइअसाइल ग्लिसरोल्स चले गए। एक तो ये चेंज आ गई। दूसरी, जब लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट कर चुका होता है तो ये जो ApoC2 है ये भी काइलोमाइक्रॉन से अलहदा होकर वापस HDL के पास चली जाती है। तो अब जो स्ट्रक्चर बचा उसमें सिर्फ ApoB48 है, ApoE है और उसके अंदर ट्राइअसाइल ग्लिसरोल्स नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट। अब इस काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट का क्या होता है कि ये काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट जो है इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। और ये रिमूव्ड कैसे होता है ब्लड से, कि ये सपोज लीवर है, लीवर तो लीवर की जो मेम्ब्रेन है उस पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इस ApoE प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लीवर की मेम्ब्रेन पर ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इस ApoE प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट है
इस पर चूंकि एपोई प्रोटीन लगी हुई है तो ये वाले रिसेप्टर इस एपोई प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करेंगे और ये जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट है ये जाके बाइंड कर देगा उस मेम्ब्रेन पर और फिर वहां से लीवर उसको अंदर अपटेक कर लेंगे। जब ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट लीवर के अंदर चला जाएगा तो लीवर के अंदर जो मौजूद लाइसोसोम हैं उस लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा और जब लाइसोसोम्स के साथ ये फ्यूज करेगा तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो इस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट पर एक्ट करके इसकी मजीद डिग्रेडेशन करवाएंगे। तो इस पे जो मजीद कंपोनेंट्स बचे हुए थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल पहले चला गया, बाकी एपोप्रोटीन बची हुई थी तो एपोप्रोटीन अलग हो गई, एपोप्रोटीन अलग होंगे, बाकी कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ था कोलेस्ट्रॉल अलहदा हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बचे हुए थे वो अलहदा हो गए, फैट सोल्यूबल विटामिन थे वो अलहदा हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर अलहदा हो जाती हैं और फिर उनकी मजीद जब ब्रेक डाउन होती है तो वो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है वो मिलकर बने हैं अमाइनो एसिड से तो अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे, अमाइनो एसिड्स रिलीज होंगे। इसी तरह जो हैं जो भी उनके स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट का फेट था कि काइलोमाइक्रोन रेमनेंट होता क्या है और उसके साथ मजीद फिर आगे क्या होता है कि काइलोमाइक्रोन रेमनेंट बनता कैसे है कि जब काइलोमाइक्रोन्स जो एक्टिवेटेड है उस पर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है और वहाँ से वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को रिमूव करा देता है तो जो चीज़ बचती है उसमें फिर एक और चेंज आती है कि उसमें से एपोप्रोटीन C2 जो है वो भी रिमूव हो जाती है और दोबारा HDL के पास चली जाती है। तो जो चीज़ बचती है एपो C2 की रिमूवल, एपो C2 और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की रिमूवल के बाद जो काइलोमाइक्रोन बचता है उसको काइलोमाइक्रोन रेमनेंट कहते हैं कि लिपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन के नतीजे में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल गए फिर उसमें से C2 गई तो वो जो एक्टिवेटेड काइलोमाइक्रोन था उसमें से अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की भी कमी है और C2 की भी कमी है। तो ये जो बचेगा काइलोमाइक्रोन इसको काइलोमाइक्रोन रेमनेंट कहेंगे। ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट पर अब ApoB48 और ApoE2 हैं। ये ब्लड से रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है कि लीवर की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ApoE प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट पर भी ApoE प्रोटीन मौजूद है तो ये उसके साथ बाइंड करते हैं और फिर लीवर के अंदर चले जाते हैं। लीवर के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो इनकी डिग्रेडेशन कराते हैं और इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एपोप्रोटीन्स, फिर फाइनली वो अमाइनो एसिड्स में इस तरह कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, फैट सोल्यूबल विटामिन जो भी बचे हुए थे उसमें, और फिर ये जो रिसेप्टर हैं दोबारा रिसाइकल हो जाते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इसकी सिंथेसिस होती कहाँ पर है, फिर उसकी सिंथेसिस वहाँ पर कैसे होती है, लिपिड्स में क्या मॉडिफिकेशन आती हैं, ApoB48 कैसे बनती है, फिर वो आपस में पैकेज कैसे होते हैं और पैकेज होने के बाद वो रिलीज़ कहाँ पे होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ से वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू सबक्लेवियन वेन में आ जाते हैं, फाइनली ब्लड में आने के बाद तक भी ये नेसेंट होते हैं। तो फिर HDL जो है वो इसको ApoE और ApoC2 डोनेट करता है जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं। ApoC2 फिर जाकर जो एडिपोज टिश्यू, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल की कैपिलरी एंडोथेलियल वाल पर एक एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज, उसको एक्टिवेट करते हैं। जब लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है काइलोमाइक्रोन पर तो इसमें मौजूद ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि इसका 90% कंटेंट था उसको कन्वर्ट करा देता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड या तो एडिपोज टिश्यू के अंदर चले जाते हैं स्टोरेज के लिए या फिर स्केलेटल और कार्डिक मसल के अंदर एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए। ग्लिसरॉल जो है लीवर इसको अपटेक कर लेता है और इसको कन्वर्ट करा देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में एक इंटरमीडिएट है। फिर लीवर उसको या तो लिपिड की सिंथेसिस में यूज़ करता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज़ करता है और उसके बाद लिपोप्रोटीन लाइपेज जब एक्ट कर लेता है तो उसके बाद यहाँ से C2 रिमूव हो जाती है। तो C2 और टैग की रिमूवल के बाद जो चीज़ बचती है उसको काइलोमाइक्रोन रेमनेंट कहते हैं। काइलोमाइक्रोन रेमनेंट ब्लड से रिमूव होता है, लीवर पर मौजूद एपोप्रोटीन E के रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है और फाइनली लीवर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इस पर एक्ट करते हैं और इनके जो बकिया कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे उनको भी रिमूव करा देते हैं। तो ये काइलोमाइक्रोन्स का मेटाबॉलिज्म था। इसमें एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना रह गई है, वो ये कि सपोज अगर जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है
ये एक काइलोमाइक्रोन है और इस पर एक्ट करना है लिपोप्रोटीन लाइपेज ने। सपोज अगर किसी वजह से लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी है तो काइलोमाइक्रोन्स पर वो एक्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वो ट्राई असाइल ग्लिसरोल जो काइलोमाइक्रोन्स के अंदर हैं वो रिमूव नहीं होंगे। तो ये जो काइलोमाइक्रोन ट्राइसाइल ग्लिसरोल का कम्प्लेक्स है ये अकोम्युलेट हो जाएगा। तो और कंडीशन क्या होगी, हाइपर ट्राई असाइल ग्लिसरोलीमिया के ट्राइसाइल ग्लिसरोल जो है वो ब्लड के अंदर एलिवेटेड अमाउंट में हाइपर ट्राइसाइल ग्लिसरोलीमिया। पहला सिनेरियो क्या था कि लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी है, इस एंजाइम की क्या है, डेफिशिएंसी। दूसरा ये है कि हमने कहा कि इसको एक्टिवेट, ये नॉर्मली एक्ट कर ही नहीं सकता जब तक ये एक्टिवेट ना हो, और ये इसको एक्टिवेट कौन कराते हैं, ApoC2। तो किसी वजह से अगर ApoC2 की डेफिशिएंसी है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, और जब एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर उस पर एक्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से जो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल इसके अंदर हैं उनकी ब्रेक डाउन करा के फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में कन्वर्ट नहीं करा सकेगा। तो ये काइलोमाइक्रोन ट्राइएसाइल ग्लिसरोल का जो कम्प्लेक्स है ये फिर अकोमुलेट हो जाएगा ब्लड के अंदर, और कंडीशन क्या होगी, हाइपर ट्राई असाइल ग्लिसरोलीमिया, हाइपर ट्राइसाइल ग्लिसरोलीमिया के ब्लड के अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरोल का लेवल बढ़ा हुआ है। ये कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होगी या ApoC2 की। जो हमारे पास एक कंडीशन है टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, टाइप 2 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया भी होता है। उसमें से जो टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया या जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं फेमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, या इसको हम क्या कहते हैं, फेमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया में कि लिपोप्रोटीन लाइपेज या ApoC2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरोल जो मौजूद होते हैं उन पर ये एक्ट नहीं कर सकता, उनकी ब्रेक डाउन नहीं करा सकता। तो ये जो ट्राइसाइल ग्लिसरोल और काइलोमाइक्रोन का कम्प्लेक्स है ये ब्लड के अंदर अकोमुलेट हो जाता है फास्टिंग स्टेट में भी। तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपर ट्राइसाइल ग्लिसरोलीमिया। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनके अंदर रिस्क होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, उनके अंदर रिस्क होता है कि इनको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ना हो जाए। और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप डाइटरी फैट रिड्यूस कर दें, क्योंकि ना डाइटरी फैट होगा, ना वो पैकेज होगा, और ना ही अकोमुलेट हो जाएगा ब्रेक डाउन ना होने की वजह से। तो ट्रीटमेंट उसकी यही है कि आप जो डाइटरी फैट है उसको रिड्यूस कर दें, वो अवॉइड करें, तो जिसकी वजह से वो पैक नहीं होगा और पैकेज भी नहीं होगा। तो ये उससे एक थोड़ा सा क्लिनिकल रिलेटेड था। अब लास्ट चीज जो आज के लेक्चर में बची है वो ये है कि ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, इसकी एक्सप्रेशन कैसे होती है, इस लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्सप्रेशन कैसे होती है। अब हमने क्या कहा था कि लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है ये कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उन पर लगा होता है। किन किन कैपिलरीज की, जो एडिपोज टिश्यू में है, जो स्केलेटल मसल में है और जो कार्डियक मसल में है, उन पर। तो इसको एक्सप्रेशन जो है, इसकी सिंथेसिस को वो कंट्रोल करती हैं दो चीज़ें। एक हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि फास्टिंग स्टेट में है हम या फैट स्टेट के अंदर हैं, और दूसरा हार्मोनल लेवल है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं कि फैट स्टेट है, सो इट जब फैट स्टेट है तो इट मीन्स कि हमने जो डाइटरी ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स हैं उनको अब ट्रांसपोर्ट करना है। अब हमारे पास वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं, अब उनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है। तो जब फैट स्टेट होती है तो इसकी सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है एडिपोज टिश्यू के अंदर, इनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है।
और जब कभी दूसरा केस हो कि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो, इन दोनों केसेस यानी फैट स्टेट के अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा ही होता है, तो या फैट स्टेट हो या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो, सो इट मीन्स ट्राइसाइलग्लिसरोल्स अब ज़्यादा हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काइलोमाइक्रॉन्स ज़्यादा चाहिए, और फिर काइलोमाइक्रॉन ज़्यादा हैं तो फिर लिपोप्रोटीन लाइपेज भी ज़्यादा चाहिए उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जब कभी फैट स्टेट हो या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो तो एडिपोज टिश्यू के अंदर इनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है, और जब कभी फास्टिंग हो या इंसुलिन का लेवल कम हो तो उस वक्त एडिपोज टिश्यू के अंदर इनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। इसमें एक बात है कि जब फैट स्टेट हो या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो तो एडिपोज टिश्यू के अंदर इसकी सिंथेसिस इंक्रीज होती है, जबकि मसल के अंदर डिक्रीज होती है। ये उल्टा है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टेट और इंसुलिन के लेवल हाई होने की वजह से सिंथेसिस इंक्रीज होती है, जबकि मसल के अंदर उसकी सिंथेसिस डिक्रीज होती है। लेकिन फास्टिंग स्टेट में क्या होता है, फास्टिंग स्टेट हो या इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो तो इस केस में उल्टा होता है कि मसल के अंदर उसकी सिंथेसिस इंक्रीज होती है और दूसरे में डिक्रीज होती है। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज की जो सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करने वाली दो चीज़ें हैं, एक उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि फैट स्टेट में है या फास्टिंग स्टेट में, दूसरा हार्मोनल लेवल है। अगर फैट स्टेट या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है तो एडिपोज टिश्यू के अंदर सिंथेसिस ज़्यादा होगी और मसल के अंदर कम होगी। अगर फास्टिंग स्टेट में है या इंसुलिन का लेवल कम है तो मसल के अंदर सिंथेसिस इंक्रीज होगी और एडिपोज टिश्यू के अंदर सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। तो आज के लेक्चर में हमने लिपोप्रोटीन की पहली जो टाइप है काइलोमाइक्रॉन्स उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में हम उसकी जो मज़ीद टाइप्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे।